नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी जौनपुर हाईवे पर PNB शाखा प्रबंधक की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने किया वट सावित्री का व्रत। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह आए वाराणसी। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की बैठक के साथ ही पत्रकारों से की वार्ता। और भारत जापान की मैत्री की मिसाल पेश करते हुए काशी में हाईटेक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर हुआ तैयार। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी जौनपुर हाईवे पर PNB शाखा प्रबंधक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वाराणसी जौनपुर हाईवे पर पिंडरा फूलपुर बाईपास के पिंडराई गांव के पास बुधवार की शाम बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के शाखा प्रबंधक 46 वर्षीय फूलचंद राम को गोली मारकर हत्या कर दी। चालक के मुताबिक रुपयों भरा एक बैग बदमाश लेकर भाग गए। थैले में लाखों रुपए होने का अनुमान है। बदमाश रुपए से भरा दूसरा थैला नहीं ले जा सके। हमलावर बैंक प्रबंधक की स्कॉर्पियो में ही सवार थे, जबकि उनका दूसरा साथी स्कॉर्पियो से बैकअप दे रहा था। बदमाशों ने स्कॉर्पियो चालक संजय कुमार को भी गोली मारने की कोशिश की, लेकिन उसने भागकर जान बचा ली। वारदात के बाद सभी बदमाश एक ही स्कॉर्पियो से भाग निकले। फूलपुर पुलिस PNB की करखियाव शाखा के कर्मचारियों से पूछताछ के साथ ही बैंक प्रबंधन के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाल रही है। SP ग्रामीण अमित वर्मा ने आरंभिक जांच में लूट की बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि आपसी विवाद में हत्या की आशंका है। सर, हमको सुनील ने भाड़े के लिए बुलाया, मैं वहाँ पर गया। मैं ये करा और थैले में सब कुछ किए थे। भाई जो भी जितना था हम नहीं थे। करें चलिए बाबतपुर, हम बाबतपुर तक आए। फिर इसके बाद वहाँ से इनके मतलब कोई फोन किए, आप कहाँ है? तो बाबतपुर है, निम्न साहब। तो फिर इसके बाद हम वहाँ से करे, जब दो लोग बैठाए अपने गाड़ी में और हमारे गाड़ी से सुनील भैया को उस गाड़ी में बैठा दिए। तो जब इस गाड़ी में बैठाया तो हम पहले चलिए हाईवे से हम लोग चलते हैं फूलपुर, वहाँ पर यहाँ से घूम जाएंगे। इसके बाद मैं गया तो आगे गाड़ी था, आगे ले आके बैग खड़ा कर दिए। जो गाड़ी में बैठाए थे एक पिस्टल निकाल के मार दिया। फिर इसके बाद हमारे ऊपर भी मारने जा रहा था। सर उनका पिस्टल चलाने में चाबी गाड़ी में छोड़ के भाग गया। फिर चाबी निकाल के लेके भाग गया। चाबी लेके भाग गए। कई लोग थे सर? 2 लोग तो बैठा थे गाड़ी में हमारे। PNB की ब्रांच है जहां फूलचंद नाम के जो मैनेजर हैं उनकी अज्ञात लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी है। घटनाक्रम ये रहा कि शाम को ये फूलचंद जो है अपना बैंक से ही इन्होंने एक टैक्सी किराए पे ली थी और उसका जो ड्राइवर था उससे बनारस जाने के लिए टैक्सी किराए पे ली गई थी। उसमें टैक्सी में उनके साथ जिसके माध्यम से टैक्सी कराई गई थी और जो ड्राइवर था इनको लेके जब ये बनारस की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक स्कॉर्पियो खड़ी हुई थी जिसमें 4 लोग थे जो कि मैनेजर फूलचंद के परिचित लोग थे। मैनेजर फूलचंद ने गाड़ी रुकवाई और मैं उस ड्राइवर से कहा कि उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनको कहो कि मैनेजर साहब बुला रहे हैं। तो उस गाड़ी में से 2 लोग निकल कर आए और वो मैनेजर साहब के साथ गाड़ी में बैठ गए। इसमें जो पहले से एक आदमी जो एजेंट था जिसने गाड़ी करवाई थी उसको उन्होंने कहा कि तुम पीछे वाली गाड़ी में बैठ जाओ जो उन लोगों की गाड़ी थी और इसमें हम लोग आगे चल रहे, तुम लोग हमारे पीछे आओ। तो जब वो बनारस की तरफ जाने लगा तो रास्ते में ही फूलचंद ने उनसे कहा ड्राइवर से कि आप जौनपुर चलिए। तो उसने कहा कि आपने गाड़ी बनारस कराई थी, तो उसने कहा आप जौनपुर चलिए। जब जौनपुर की तरफ जाने लगे तो पीछे जो व्यक्ति जो उन्होंने खुद बिठाए थे उनके नोन, फूलचंद इसमें आगे बैठे थे, पीछे उन लोगों को जो बिठाया था नोन वाला, उसमें से एक आदमी ने उनके पीछे से कनपट्टी के आसपास गोली मारी जो है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और जो पीछे से गाड़ी आ रही थी उसमें बैठ के जो ये 2 लोग आगे वाली गाड़ी में थे वो उसमें बैठ गए और वहाँ से निकल गए। इसमें क्योंकि ये इन्होंने नॉन लोग ही थे इनके, और जब मौके पे पुलिस पहुंची तो मौके पे इनकी डेड बॉडी भी थी और साथ में पैसे से एक भरा हुआ बैग भी था जो बैंक से टैली करवाया जा रहा था कि क्योंकि बैंक मैनेजर थे कि बैंक पैसा कहाँ से आया। अभी उसकी गिनती और उनके भी उच्च अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, उनसे बात की जा रही है।
तो प्रथम दृष्टया कोई इसमें भी, क्योंकि पैसा वही है तो संभवतः कोई रंजिश का मामला प्रतीत हो रहा है, क्योंकि पैसा सारा उसमें वहीं मिल गया है। और साथ ही साथ 9 लोग थे, इनसे बात भी हुई थी, खुद ही उन्होंने गाड़ियाँ बिठाई था। तो इसमें हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी इसका घटना का अनावरण हम लोग कर लेंगे। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखा, साथ ही वट वृक्ष की परिक्रमा कर विधान पूर्वक पूजन किया। अखंड सौभाग्य का व्रत वट सावित्री का पूजन गुरुवार को विधि विधान से किया गया। सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ के समीप जाकर पूजन किया। हालांकि कुछ महिलाओं ने कोरोना महामारी के चलते घर पर ही पूजन किया। ज्येष्ठ अमावस्या को मनाए जाने वाले इस व्रत में बरगद के वृक्ष का पूजन और परिक्रमा का विधान है। विद्वानों के अनुसार सुहागिनों के सामने विकल्प था कि घर में भगवान विष्णु का चित्र रखकर उसके समक्ष पूजन कर सकें। धर्मनगरी काशी में पहली बार व्रत रखने वाली महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बाजार से कच्चा सूत, सौभाग्य की सामग्री इत्यादि की खरीदारी की। इन सामग्री को पूजा के अवसर पर दान करने की परंपरा है। शहर से लेकर गांव तक वट सावित्री का पूजन महिलाओं ने उत्साह और उल्लास के साथ किया। गुरु जी, आज किस तरह का ये पूजन अर्चन चल रहा है? आज जो है अमावस्या है, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है। इसमें जो है वट सावित्री पूजा होती है। जब यह सावित्री जो है यमराज से अपने पति को मांगी थी, उसी दिन से ये त्यौहार चालू हुआ है। उसी समय भगवान शिव की आराधना होती है। वट में जो है भगवान शिव का वास होता है, इसलिए शिव की आराधना करते हैं कि हमारे सुहाग की रक्षा रहे और हमारे सौभाग्य बना रहे और हम लोग सौभाग्यवती बनी रहे। पूनम जी, आज किस तरह का पूजा वट वृक्ष का कर रही हैं आप लोग? ये वट सावित्री पूजा है। ये अपने पति के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो कैसे इसको रहती हैं शुरू से आप लोग? सुबह से हम लोग ऐसे ही रहते हैं, व्रत निराजल व्रत। पूजा करने के बाद हम लोग पानी पीते हैं। तो खाना वगैरह खाना वाना सब लोग खाता है पूजा करने के बाद। तो इसमें क्या क्या चलता है? इसमें सब कुछ चढ़ता है जो भगवान का प्रसाद होता है, फल फूल माला मिठाई। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की बैठक के साथ ही पत्रकारों से रूबरू हुए। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को विभागीय अधिकारियों संग विकास कार्यों पर चर्चा व समीक्षा की। इससे पूर्व सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्राम विकास मंत्री ने बताया कि अधिकारियों से इस विषय में चर्चा होगी। कोविड काल में हमारे श्रमिक जो अपने राज्य वापस आ गए हैं, उन्हें कैसे रोजगार दिलाया जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के 23 लाख श्रमिकों को 1-1 हजार रुपए से लाभान्वित किए जाने पर ग्राम विकास मंत्री ने कहा कि ये सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। कोविड वैक्सीनेशन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत स्वास्थ्य संबंधित है। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली जैसी सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए, जिसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। बैठक तो कल हमने रखी है और आज अपने अफसरों से बात किया, जो विभाग की योजनाएं वो उन पर काम कर रहे हैं उस पर पूछा हमने। और आज से कोरोना का कर्फ्यू रिलैक्स हुआ है। तो हमारे जो श्रमिक वापस आए हैं सेकेंड फेज में, उन्हें कैसे रोजगार हम देंगे और गांव में अस्थायी संपत्तियों के साथ कैसे हम अस्थायी संपत्तियों का सृजन करेंगे, वो उसकी हम शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से भी हम सहयोग करेंगे, काम करेंगे। और आज एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, लगभग 23 लाख से अधिक लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप कृपापूर्वक 1000 प्रति लाभार्थी का डिजिटल ऑनलाइन ट्रांसफर किया है गरीब लोगों को, जो हमारा कर्मकार कल्याण बोर्ड है श्रम विभाग का, उसके माध्यम से। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला है। प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का फैसला किया है, जो आपके सामने है। और जो आज की सबसे बड़ी जरूरत थी भारत के स्वास्थ्य से संबंधित, लोगों के मन में संशय था कि बच्चों के लिए क्या होगा, 18 साल के
नौजवान के लिए क्या होगा, 44 साल के नारी के लिए क्या होगा, उसमें प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक मुफ्त वैक्सीनेशन होगा। यह भी स्वागत योग्य घोषणा है। भारत जापान की मैत्री की मिसाल पेश करते हुए काशी में हाईटेक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान मैत्री की मिसाल साबित होने जा रहा है। हाईटेक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर को इंटेलिजेंट बिल्डिंग भी कहा जा सकता है। इस बिल्डिंग में आग लगने पर तत्काल अत्याधुनिक तकनीक के फायर फाइटर खुद ही आग को नियंत्रित कर लेंगे। कन्वेंशन सेंटर में बने कंपार्टमेंट व वाटर कर्टन आग से सुरक्षा प्रदान करेंगे। 186 करोड़ की लागत से 1200 लोगों की क्षमता वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन जल्द होने वाला है। रुद्राक्ष की डिजाइन जापान की कंपनी ने किया है और निर्माण का कार्य भी जापान की ही एक कंपनी द्वारा किया गया है। यहाँ बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट, कॉन्फ्रेंस, नाटक हो सकेंगे और साथ ही प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। वहीं इसमें एल्युमिनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं। जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, उतनी ही इसकी खूबियां भी है। सिगरा नगर निगम के बगल में 300 एकड़ में बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 120 वाहनों की पार्किंग बेसमेंट में बनाई गई है। ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल को लेकर हॉल होगा, जिसमें वियतनाम से मंगाई गई कुर्सियों पर 1200 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। दिव्यांग जनों के लिए भी दोनों दरवाजों के पास 6-6 व्हील चेयर का इंतजाम है। हॉल में बैठने की क्षमता पार्टीशन से कम की जा सकती है। इसके अलावा आधुनिक ग्रीन रूम भी बनाया गया है। 150 लोगों की क्षमता वाला 2 कॉन्फ्रेंस हॉल और गैलरी भी है, जो दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से लैस है। इस हॉल को भी जरूरत के मुताबिक घटाया जा सकता है। आशापुर के ग्रामवासियों को नगर आयुक्त ने तालाबों की स्वच्छता हेतु संकल्प दिलाया। सारनाथ स्थित आदर्श गांव आशापुर में नगर आयुक्त गौरांग राठी ने प्राचीन पोखरे के सुंदरीकरण एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखने का संकल्प ग्रामवासियों को दिलाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि तालाब की साफ सफाई का कार्यक्रम वट सावित्री के पावन अवसर पर किया जा रहा है और पूरे शहर में वट वृक्ष नगर निगम द्वारा लगवाए जा रहे हैं। इस कार्य में कई समितियां भी हमारे साथ वृक्ष लगवाने का कार्य कर रही हैं। इस वर्ष हम सारे तालाबों को गंदगी से मुक्त कराएंगे और इस कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि दोबारा उन तालाबों में किसी प्रकार की गंदगी न हो पाए। इस दौरान तालाबों में केमिकल आदि छिड़काव कराकर साफ सफाई का भी कार्य कराया जा रहा है। इसके अलावा जनपद में जितने भी तालाब हैं उस पर हम कब्जा हटवाने का भी कार्य कर रहे हैं। अब तक पिछले 1.5 साल में 325 एकड़ भूमि कब्जे से मुक्त कराई गई है। वहीं स्मार्ट सिटी को मद्देनजर रखते हुए तालाबों की साफ सफाई और तालाबों को पिकनिक स्पॉट बनाने का भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने ग्रामवासियों को भी शपथ दिलाई कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होने देंगे और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे। आज का ये कार्यक्रम आशापुर तालाब की सफाई का एक पावन अवसर पर रखा गया कि जहाँ पर वट वृक्ष पूरे शहर भर में लगा रहे हैं नगर निगम और जन समाज समिति न्यास। श्री अनिल सिंह जी इसके संरक्षक हैं। संयुक्त रूप से ये पहल कर रहे हैं। इसमें कार्यक्रम के 2 मुख्य भाग हैं। एक तो पौधारोपण तो है ही, उसके साथ साथ पार्कों की देखभाल और तालाबों का सफाई करवा के उसका परमानेंट इस तरह का सोल्यूशन निकालना कि वो तालाब लंबे समय तक साफ रह सके। तो ये कार्यक्रम हम लोग आज इसको दोबारा इस गर्मी ग्रीष्म के लिए चालू कर रहे हैं। सर्दियों में पुष्कर तालाब इत्यादि में सफाई करवाई गई थी, तो शहर के करीब 16 तालाबों में करवाया गया था। हम लोगों का इसमें अभियान में जो टारगेट है वो यह है कि हम लोग इस साल सारे तालाबों को कवर करते हुए ये सुनिश्चित कर लें कि उन तालाबों में दोबारा गंदगी का स्कोप न हो। तो केमिकल ट्रीटमेंट भी होगी, वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा और आसपास सौंदर्यकरण के लिए बैठने की जगह इत्यादि का भी प्रबंध किया जाएगा। भाजपा संगठन मंत्री सुनील बंसल वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही काशी के प्रमुख मंदिरों में हाजिरी लगाई। बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत रानीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सुंदरीकरण उच्चीकरण का अवलोकन किया। साथ ही फल, सब्जी, दूध रिक्शा वालों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद वो रोहनिया स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर काशी क्षेत्र के सभी पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, कार्य समिति सदस्यों और जिला प्रभारियों की संयुक्त बैठक की। इसके बाद सर्किट हाउस में
में विश्राम करने के बाद काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन किया, जहां बाबा का विधि विधान से पूजन किया। वही बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद वे सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु पहुंचे। यहाँ बाबा दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई और विश्वनाथ कॉरिडोर का निरीक्षण भी किया। वहीं दुर्गा कुंड स्थित मां दुर्गा का भी दर्शन प्राप्त कर संकट मोचन दरबार में भी मत्था टेका। हौसला बुलंद चोरों ने शहर में कई जगहों पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। मनवडी क्षेत्र के तारकेश्वर नगर निवासी आनंद गुप्ता की जनरल स्टोर की दुकान से बीती रात चोरों ने नकदी सहित सामान पर हाथ साफ किया। आनंद के अनुसार गुरुवार की सुबह उनका पुत्र विशाल दुकान खोलने आया तो दुकान का ताला खुला हुआ था। ये देख के वो हतप्रभ हो गया और उसने मुझे सूचित किया। वहीं मौके पर पहुंचकर आनंद गुप्ता ने मनवडी पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चोरों ने 7500 रुपए नगद व खाद्य सामग्रियों की चोरी की है। वहीं हौसला बुलंद चोरों ने इससे सटे ही इलाहाबाद बैंक के फ्रेंचाइजी से भी नकदी की चोरी की। पीड़ित लकी सिंह के अनुसार गले में रखा 4500 रुपए नगद की चोरी हुई है। शटर का ताला जो लॉक खुला हुआ था और ताला तोड़ा गया था ये वाला। कैसे चोरी हुआ, आपको पता चला कि चोरी हमारे दुकान पर हुआ? वो सुबह लड़का मेरा आया तो देखा शटर का लॉक खुला हुआ है, शटर उठा के पूरा गल्ला वल्ला बिखरा हुआ था। कितने का चोरी लगभग हो गया? लगभग वही 15-20 हज़ार के लपेट में। क्या प्रशासन आई थी, सूचना दी? हाँ, प्रशासन आई थी, इसको साहब आए थे। इसी कड़ी में मनवडी क्षेत्र के लहरतारा स्थित चितईपुर कंदवा निवासी अनिल कुमार की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने नगद सहित कुछ कागजात उड़ा दिए। दुकान मालिक के द्वारा 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। अनिल ने बताया कि गुरुवार की सुबह जब वह दुकान खोलने आए तो देखा कि शटर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि अंदर दराज में रखे लगभग 20,000 रुपए नगद व बच्चों के प्रमाण पत्र गायब थे। क्या मामला है? मैंने सर सुबह 9:30 बजे दुकान खोले। दुकान खोलते समय मेरा दोनों ताला टूटा हुआ था और उसमें से मेरा सामान बिखरा हुआ था। कितने का चोरी हो गया? चौकी सर करीब 20-22 हज़ार रुपये का चोरी था सर। क्या क्या गया है? सर उसमें सिक्का का नोट था और 10-10 का नोट था और 12,500 का नोट था। क्या सूचना दी थी आप पुलिस को? पुलिस को सूचना की है कि ताला खोलते समय कहे कि सर चोरी हो गया, आके इसका देख लीजिए। तो क्या प्रशासन आई थी यहाँ पे? प्रशासन आई है, देख के लिख के ले गए, आश्वासन दिए हैं कि क्या आश्वासन? यहाँ की खोजबीन करके पता करके आपको इत्तला किया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां एक तरफ दुकानें खुलने से व्यापारियों में खुशी है तो वहीं दूसरी ओर टीकाकरण के लिए सिर्फ 15 दिनों का समय मिलने से वे परेशान हैं। जहां एक तरफ दुकानें 7 बजे तक खुलने से व्यापारियों में खुशी है तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तय गाइडलाइन के अनुसार 15 दिनों के अंदर ही टीकाकरण कराना अनिवार्य है। साथ ही जो 45 वर्ष के ऊपर के व्यापारी हैं वे अपनी दुकानें बिना टीके की 1 डोज लिए नहीं खोल सकेंगे। इस गाइडलाइन से व्यापारी परेशान है। इस बाबत व्यापारी नेता व गोविंद वस्त्रालय के अधिष्ठाता श्री नारायण खेमका ने कहा कि वाराणसी में लगातार संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। दुकानें खुलने से व्यापारियों में खुशी है, लेकिन प्रशासन अब दुकानों को 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दे। वहीं टीकाकरण पर उन्होंने कहा कि हम सभी गाइडलाइन का समर्थन करते हैं, लेकिन बिना टीकाकरण दुकानें न खोलना और सिर्फ 15 दिनों का समय दिए जाने के नियम से व्यापारी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने सहूलियत दी है कि जो भी 45 वर्ष के ऊपर के व्यापारी हैं उनकी लिस्ट दी जाए, क्षेत्रवार उनका टीकाकरण हो जाएगा। उन्होंने कुछ दिन का समय और दिए जाने की मांग की। देखिए, बहुत लंबे लॉकडाउन के बाद दुकानें खुली हैं तो बड़ा लोगों को सुकून मिल रहा है और अच्छी बात है कि धीरे धीरे माहौल भी सामान्य हो रहा है। लेकिन सायंकाल 7 के समय को थोड़ा बढ़ाना चाहिए सरकार को, क्योंकि अब मुझे लगता है कि बहुत कम संख्या में शहर में अब केस आ रहे हैं। जैसे कल का आंकड़ा हम लोगों ने देखा एकदम न्यूनतम है 5 के बराबर। तो हमारा ख्याल है कि हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है इस समय को सायंकाल 7 के बजाय 9 तक कर दे।
वैक्सीन पर क्या कहना है आपका? सरकार एक तरफ 15 दिन की टाइम दे रही है, दूसरी तरफ उनके पास माल भी नहीं है। देखिए, वैक्सीन का मामला जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। हमारा एक बात का बहुत कड़ा विरोध है कि प्रशासन ने हमें आदेश दिया है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे उनको दुकान पर नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन ये दुकानें तो अभी 2 दिन से खुलनी शुरू हुई हैं और अनेकों दफ्तर और सारे रोडवेज, बस, ट्रेन, ये सब बहुत पहले से चल रही हैं। किसी भी सरकारी दफ्तर में आज तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जबकि वो पिछले 2 महीने से लगातार खुल रहे हैं। तो उनके ऊपर इतनी सख्ती नहीं की गई। ये दुकानदारों पे हर बात की सख्ती की जाती है। हमें इस बात का विरोध है कि किसी भी बात की कोई बात होती है तो लगता है जैसे सारा आरोप दुकानों पे ही आता है। जबकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो अच्छी दुकानें हैं उनमें आप जाके देखिएगा तो वहाँ कोरोना से संबंधित सारे प्रोटोकॉल का पालन होता है। वहाँ आपको मास्क पहनना भी अनिवार्य होता है, वहाँ सैनिटाइजर से हाथ भी धुलाया जाता है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग भी होती है। लेकिन सब्जी, जहाँ सब्जियाँ बिकती हैं, ग्रॉसरी की दुकानें, ठेले आप जाके देखिए, एक एक ठेले पे 10-10 लोग खड़े रहते हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, उनके ऊपर कोई कड़ाई नहीं की जाती है। ये गलत है, इसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। हम इस बात से पूरी तरह सहमत है कि हमें कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करना है और हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीनेशन लगाने के बाद ही दुकान में रहे, क्योंकि हम ही को सुरक्षा देगा। तो 45 से क्या मांग करते हैं? 45 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीनेशन में जिस तरह सुविधा सरकार दे रही है, और आज डीएम साहब ने हम लोग को बड़ी अच्छी सहूलियत दी है कि 45 वर्ष से ऊपर के जितने लोगों को टीका लगवाना हो वो अपने लिस्ट में बना के दें और वो एरिया वाइज हमको सेंटर दे करके वहाँ एक्स्ट्रा वैक्सीन दे के हम लोग को वैक्सीन लगवा देंगे। हम इसका स्वागत करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें यही सुविधा 18 से 45 वर्ष वालों को भी उनको देनी चाहिए, तभी हम पूरा वैक्सीनेशन करवा पाएंगे, नहीं हम करवा भी नहीं पाएंगे। क्यों कि देखिए, अभी सोमवार को सवेरे वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट्स खुलने शुरू हुए और 1 घंटे में सारे स्लॉट 1 हफ्ते के बुक हो गए। जो प्रशासन ने हमें 15 दिन का समय दिया है, इसमें 1 हफ्ता ऑलरेडी बीत चुका है, जिसका स्लॉट बुक हो गया है। अब मात्र 1 हफ्ता बचेगा। उस स्लॉट के अंदर सारे दुकानदार अपने कर्मचारियों का या स्वयं अपना वैक्सीनेशन करवा लें। मुझे लगता नहीं कि संभव है, एक बात। दूसरी बात, इतनी वैक्सीन भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है अभी शहर में कि सारे लोग लगा पाएँ। तो हम जरूर चाहेंगे प्रशासन कड़ाई करे, लेकिन कड़ाई के नाम पर जो व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, हम इसका विरोध करेंगे। उनकी सख्ती का हम साथ देंगे और हम भी वैक्सीनेशन करने में प्रशासन को पूरी मदद करेंगे। मेरा यही कहना है। पूर्वांचल कोचिंग संघ ने कोचिंग संस्थानों को खोलने हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्वांचल कोचिंग संघ के डायरेक्टर द्वारा समस्त अध्यापकों के संग कोचिंग संस्थान को खोलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जिस तरह से अनलॉक होने के बाद दुकानें खुल गई हैं, नावों का संचालन भी शुरू हो गया है, समस्त गतिविधियां सुचारू रूप से चलने लगी हैं, तो वहीं कोचिंग संस्थानों को भी खोल दिया जाना चाहिए। हम कोचिंग संचालक कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे चलाएंगे। उन्होंने जिलाधिकारी को एडीएम सिटी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि फिलहाल एडीएम सिटी से हमें ये आश्वासन मिला है कि कोचिंग संस्थानों को जल्द खोलने का विचार किया जा रहा है। आज हम लोग जैसे धीरे धीरे पूरा उत्तर प्रदेश अनलॉक हो रहा है, उसको देखते हुए हम लोग आज कोचिंग को खोलने के लिए कोरोना काल के हर मानक को पालन करते हुए छोटे छोटे बैच बनाकर कोचिंग संचालित करने के लिए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। यह एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, बड़े समझाने के बाद बहुत सारी वार्तालाप हुई। एसडीएम साहब को हम लोग बताए कि जैसे कि आज रोडवेज की बसों में 100 लोग बैठ के चालन हो रहा है, रोडवेज की बसों का, ऑटो में 5 लोग 6 लोग बैठ रहे हैं, तो हम लोग को मात्र 20 से 25 बच्चों को साथ लेके एक एक बैच बनाने की अनुमति दी जाए। जैसा कि एसडीएम साहब ने फिर अपनी बातों को रखा, फिर कहा कि हो सकेगा तो 1-2 हफ्ते में आप लोगों की भी कोचिंग रीओपन होगी, सारे मानकों को देखते हुए। गंगा में नौका संचालन पर लगे प्रतिबंध को हटाया गया। वहीं नावों के संचालन हेतु नाविकों को टीकाकरण कराना अनिवार्य है। कोरोना के एक्टिव केस 600 से कम होने के बाद वाराणसी में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जहां दुकानों को शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है, तो वहीं अब गंगा में नौका संचालन पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया गया है। जल पुलिस व एसीएम प्रथम व एसीपी दशा सुमेध द्वारा नाव संचालन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सुनिश्चित किया गया है।
नावें सोमवार से चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं नौका संचालन हेतु नाविकों को टीकाकरण कराना अनिवार्य रखा गया है। जो नाव का संचालन बंद चल रहा है, उसमें नावों को किस प्रकार से संचालन उसका प्रारंभ किया जाए कोविड को देखते हुए, और सभी नाविकों का वैक्सीनेशन हो जाए, इस बात के लिए नाविकों के साथ चर्चा की गई है। बिल्कुल नाविकों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जाएगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक कैंप यहीं जल पुलिस के ऑफिस में लग जाए और हमारे जितने भी नाविक भाई हैं ये सारे लोग अपने को वैक्सीनेट करा दें। तो इनको नाव के संचालन की अनुमति कितने तारीख से मिलेगी सर? मंडे से हम लोग मंडे से सभी से वार्ता हो गई है। वार्ता के बाद ये तय हुआ है कि मंडे से नावों का संचालन प्रारंभ हो जाएगा और जो 3 दिन हमारे बचते हैं इनमें हमारे सभी नाविक जो हैं वैक्सीन लगवा लेंगे। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि को कम किए जाने की जनता ने मांग की। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद जनता का कहना है कि कोविड-19 के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना उनके लिए बहुत विकट परिस्थिति जैसा है। इस समय जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण ने तबाही मचाई है, वहीं वर्तमान सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है, जिससे जनता को काफी परेशानियां हो रही हैं। सरकार इस पर विचार करे और जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करे। देखा जाए तो मिडिल क्लास परिवार और ट्रेवल एजेंसी वालों को इससे काफी दिक्कत होती है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बाद हर चीज में महंगाई की बढ़त हो रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, कितनी परेशानी आप लोग को हो रही है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो ही रहा है, इंसान डेली परेशान है। खाली ना जो जरूरी काम वही काम गाड़ी से कर रहा है, बाकी पैदल से काम कर रहा है। सरकार मजबूरी हो गई है। इतनी दामों पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी सरकार से क्या कहेंगे? तो कहेंगे, कहने से कोई लाभ ही नहीं है। जो रेट हर चीज़ का बढ़ रहा है, तेल सरसों का तेल हो, रिफाइंड का तेल हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, हर चीज़ डेली बढ़ रहा है। कोई रोक तो है नहीं। साल भर के अंदर तो तेल 90 रुपया था, 180 से 200 रुपया हो गया है खाने का डी। अब ये सब क्या बताया जाएगा? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आपके रोजगार पे कितना असर पड़ा है? थोड़ा उसी पड़ता है। तो अगर माल जो है तो डीजल पेट्रोल से ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो जब हर चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जब उसी से होता है, डीजल पेट्रोल से ही होता है, तो हर चीज़ स्वाभाविक है, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा ही। जिला मुख्यालय के समक्ष अधिवक्ता के ड्राइवर से कुछ बदमाशों ने मारपीट की। जिला मुख्यालय के ठीक सामने एक अधिवक्ता के ड्राइवर के साथ हौसला बुलंद बदमाशों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता मान बहादुर सिंह की गाड़ी चंदन यादव नामक व्यक्ति चलाया करता है। रोज की तरह आज भी मुख्यालय गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर वो अंदर ही बैठ गया। वहीं 2 बाइक से 4 हौसला बुलंद बदमाशों ने गाड़ी के पास आकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करना चाहा। अपना बचाव करते हुए ड्राइवर जिला मुख्यालय के अंदर भाग गया। वहीं बदमाशों ने अधिवक्ता की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। घटना की जानकारी जब अधिवक्ता को हुई तो उन्होंने चौकी इंचार्ज कचहरी को सूचना दी। आनन फानन में भागने में बदमाश एक गाड़ी मौके पर ही छोड़कर भाग गए, जिसे चौकी इंचार्ज के द्वारा चौकी पर ले जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है? हम गाड़ी में बैठे थे, देने आए, गाड़ी को कितने लगे तो गाड़ी उड़ी देने लगे। हम मना किए तो बोले अपने पिछला गाड़ी उनको बोला, तो साहब से मेरे गाड़ी देने लगे। तो हम साहब को फ़ोन किए, साहब नहीं थे। फिर हमें गाड़ी उड़ी दिए, धकेले उकेले निकाल के दे से बाहर। उसके बाद हम भी धकेले उकेले चले थे। कौन 2 लोग थे? क्या किसी का आपने चेहरा देख पाया? चेहरा देखे हैं, पहचान जाएंगे, सामने आएंगे। क्या आपसे कोई उससे परिचित थे? नहीं। जब झगड़ा हुआ उस वक्त क्या किधर भागे और कैसे वो लोग थे? क्या असलहा लिए थे? ऐसा कुछ हाथ में कुछ नहीं लिए थे, 22 से आए। तो उसके बाद फिर आया तो फिर क्या किया? फिर दोबारा चले गए, पहले बार चले गए, दोबारा आए, गाड़ी में बैठे थे, फिर आए मारने लगे। किस चीज़ से मारे? हाथ से मारे, हाथ में कुछ पहने थे। हाथ में क्या पहने? अब ये ध्यान नहीं दिया। ये गाड़ी कैसे टूटी तुम्हारी? मारने लगे, हम भागे, सबके अगर भागे, पैर रहते मार दिए। उसके बाद गाड़ी किसकी चलाते हो तुम? साफ उठते। कौन है साहब? क्या नाम है? मान बाजू पटेल। क्या करते हैं? वकील साहब। क्या मामला हुआ है? हम तो हमारा ड्राइवर था, हम अदालत में चले गए कोर्ट में काम करने के लिए। कोर्ट में एक जमानत करा रहे थे सुभाष मौर्या के, सुबह मौर्या के, और उसी में बेल वगैरह आर्डर हुआ। इसके बाद बेलबान दाखिल किए। तब तक ड्राइवर ने फ़ोन किया कि 2 लोग आकर के जो है गाली गुप्ता दे रहे हैं, कर रहे हैं। आप कहाँ? हम यार हम तो जूनियर कोर्ट में फिर हैं। तो जूनियर को मैंने फ़ोन किया कि जाओ तो वहाँ देखो। तो जूनियर आए तो सब भग गए जो है। फिर कुछ देर के बाद पता ये फिर फ़ोन किया कि फिर आ गए। तो फिर जूनियर को फ़ोन किए जो है, तो वो लोग आए, तब तक दौड़ाए तो
मोटरसाइकिल वगैरह लेके भाग गए क्या थे। किसी के ऊपर आपको शक है जिस हिसाब से आपको रोज लोगों से जूझना पड़ता है और कचहरी परिसर में, ऐसा किसी का केस आपने किया? केस तो बहुत सा हम क्रिमिनल का वकालत ही करते हैं जो है। उनकी जो लोग भागे हैं उनकी बाइक भी आप लोगों ने बरामद किया है? हाँ, ये लोगों ने किया ना, हम तो थे नहीं। पुलिस को सूचना दिए थे? पुलिस आज ले गई गाड़ी जो है ना। अब आप लोग क्या थाने तो FIR कराएंगे ना। आपकी गाड़ी नुकसान हो गई है, उसके लिए आप नारे पीते हैं, उसका छिनैती भी किए हैं। तो क्या लगता है क्या पुलिस से मांग कर रहे हैं? FIR दर्ज कर विवेचना का और क्या कार्रवाई करने का जो है। नहीं होता तो क्या बाहर से भी कोई मदद? हाँ, बिल्कुल, तो बाद में लिखा जाएगा, दिया जाएगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी जौनपुर हाईवे पर PNB शाखा प्रबंधक की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने किया वट सावित्री का व्रत। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह आए वाराणसी। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की बैठक के साथ ही पत्रकारों से की वार्ता। और भारत जापान की मैत्री की मिसाल पेश करते हुए काशी में हाईटेक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर हुआ तैयार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।